नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा सेट नंबर 20 देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ऑप्शन है 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगता है, ठीक है। और जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा वह किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश बनना है, नियुक्त होना है, तो व्यक्ति को 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट के पद पर होना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय जो है आपका ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो यह संसद करता है। और संसद आर्टिकल 11 के तहत नागरिकता के तहत जो आपको अधिकार मिलता है उसका विनियमन संसद के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान कब करता है। अनुमति प्रदान करता है तो ऑप्शन है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, आरबीआई से धन उधार के लिए, राज्यों को अनुदान करने के लिए और निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए आर्टिकल 116 के तहत, ठीक है। और संचित निधि आपका अनुच्छेद कितना में है, आर्टिकल 266 के ए में निहित है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है कि संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करना है। तो आपका भाग जो है 4 राज्य के नीति तत्व, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र और भाग 17 आपातबंद और भाग 18 राजभाषा। तो आपको मिलान करना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भाग 4 में है आपका राजभाषा है, ठीक है। सॉरी, भाग यहाँ 4 है ना, भाग 4 में राज्य का नीति तत्व है जो अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है, ठीक है। और भाग 8 है उसमें आपका संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। और भाग 17 में है राजभाषा और भाग 18 में है आपातबंद। तो ऐसे इसको मिलान कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ऑप्शन है 280, 281, 283, 287। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 281 के तहत, 281 के तहत, जबकि वित्त आयोग 280 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है यानी योग्यता शामिल नहीं है। तो वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सही है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो और कम से कम 100 अनुमोदक हो। तो यह आपका गलत है, जबकि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और योग्यता जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता होता है वो आर्टिकल आपका 58 के तहत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा के चुनाव में
कांग्रेस को जो सीट प्राप्त हुई थी, ऑप्शन है 205, 207, 208, 212, तो जो कांग्रेस को प्राप्त 208 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? तो यह आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यह संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कब हुआ था? तो 1992 में। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह आपका प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, गलत है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यह भी गलत है। जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में ही मिलता है। तो पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। तो जो सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन, वो आपका मत्स्य पुराण है और मत्स्य पुराण में से आपका आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है, भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह 7 भागों में विभाजित किया है और चलिए सातों देख लेते हैं कौन कौन। तो दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभापद, जिसमें से सबसे ज्यादा इसकी संख्या किसानों की बताई गई है। तो मेगास्थनीज ने भारत में सबसे अधिक किसानों की संख्या बताई है। यह बात आज भी सही है, उस समय भी सही था, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, ठीक है। तो सम्राट के बाद न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वह कौन होता था? तो मुगल काल में जो सम्राट यानी राजा के बाद जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो आपका प्रधान काजी होता था। कौन होता था? प्रधान काजी होता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली। तो जो मदन मोहन मालवीय ने यह खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया और यह खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न से किसने किया था? तो एमजी नारायण, दयानंद सरस्वती, बीजी तिलक और केशव चंद्र सेन। तो यह आपका बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और यही जमान शाह 1798 में पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। जमान शाह 1798 में पंजाब पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था? या खलीफा का जो अधिकार था तुर्की से चलता था, तो इसको मानने से इंकार कर दिया था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी कर दिया था। कौन कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मानने से इंकार कर दिया था। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वह आपका सुत्त पिटक में है। किसमें है? सुत्त पिटक में है। जबकि बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष है, ठीक है। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वह भगवान गौतम बुद्ध को ही माना जाता है, ठीक है। और इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। सॉरी, प्रथम श्रावस्ती में सबसे ज्यादा सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन है आदिल शाही, कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही, अली अहमद, मलिक अहमद और इमाद शाही, यूसुफ आदिल शाह और बरीद शाही, अमीर अली बरीद। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है सही है, बाद बाकी गलत दिया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आदिल शाही वंश जो था इसके
संस्थापक आदिल शाह थे, 1489 में इसका स्थापना हुआ था। कुतुब शाही के कुली कुतुब शाह 1512 में इसका स्थापना हुआ था। इमाद शाह 1490 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। आगे का प्रश्न देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था। तो इसका बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था वह 1347 ईस्वी में हुआ था और हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी और गद्दी पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था, जबकि अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। यह गुलबर्गा कहाँ स्थित है, तो यह आपका कर्नाटक में है, जबकि इसी से मिलता जुलता शब्द है गुलमर्ग। तो जो गुलमर्ग है यह हिल स्टेशन है जो आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन सी थी। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। पहले यह बंगाली भाषा में होती थी, बाद में इसको परिवर्तित करके अंग्रेजी में कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगमन हुआ था इसका फरवरी 1928 ईस्वी में, जबकि इसका गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। या 1928 में भारत आया और 27 में इसका गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए है 29 जून, इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। और जो विश्व सांख्यिकी दिवस है इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। कब से, 2010 से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो जो घूमर है यह आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, जबकि गुजरात में लोक नृत्य गरबा, महाराष्ट्र में लावनी और तमाशा और छत्तीसगढ़ में पंडवानी और कर्मा। इस पंडवानी तीजनबाई से संबंधित है। इस पंडवानी में पांडवों की कथा गाकर सुनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है, ब्रिज खेल से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या 56 है। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है। वर्तमान में 56 इसमें देश है। जो वर्तमान में 2 देश इसमें शामिल हुए हैं, गैबोन और टोगे। कौन है, गैबोन और टोगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है। तो जो सबसे चौड़ी जल संधि है वह आपका डेविस जल संधि है, जबकि और इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे विशाल जल संधि है वह टर्टार जल संधि है, और सबसे चौड़ा जल प्रपात है वह आपका खोन जल प्रपात है, जो कहाँ है, लाओस में है, ठीक है। जबकि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है आपका टिटिकाका झील है, जो पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इसको हनीमून लेक झील के नाम से भी जाना जाता है। हनीमून लेक झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मिस्र देश के संसद का क्या नाम है। ऑप्शन है नेशनल असेंबली, पीपुल्स असेंबली, पार्लियामेंट, नेशनल पीपुल कांग्रेस। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र देश का जो संसद का नाम है आपका पीपुल्स असेंबली है, जबकि नेशनल असेंबली फ्रांस देश के संसद का नाम है, पार्लियामेंट ब्रिटेन का है, और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन के संसद का नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है। पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है। ऑप्शन है कवक, जीवाणु, गोल कृमि, सभी। तो यह सभी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली यानी मुख्य घाटी यह आपका केरल में स्थित है, जिसको अभी
बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, जबकि 1984 ईस्वी में साइलेंट वैली को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था, तो यह आपका 1932 ईस्वी 2003 ईस्वी में इसको 2003 में इसको स्थापित किया गया था, जबकि इसका जो मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को 2003 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार उनका क्रम कौन सा है। ऑप्शन है 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। तो यह इनका संबंध जो है 15वां है, क्रम से यह 15वें राष्ट्रपति हैं भारत के, और यह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है जिनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, और इससे पहले यह राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख जो बने हैं वोल्कर टर्क बने हैं। कौन बने हैं? वोल्कर टर्क, और जिसकी स्थापना मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन है 136, 142, 150, 154। तो इसमें भारत का स्थान 150 है, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे देश का है। ठीक है, नॉर्वे देश का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे देश प्रथम नंबर पर है। चलिए अगला प्रश्न है कि धर्म गार्जियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का जो आयोजन हुआ है कहाँ किया गया है। तो धर्म गार्जियन सबसे पहले जान लेते हैं, यह थल सेना का युद्धाभ्यास है जो 2022 में बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, जिसमें कौन कौन देश भाग लेते हैं। तो भारत और जापान। कौन है? भारत और जापान के बीच में यह युद्धाभ्यास होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो 34 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में, जबकि 128 नागरिकों को इसमें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय, जो बांग्लादेश का है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। तो ये आपका कुंचगल जो है, कुंचगल फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मेडल्स और के शार्पलेस। तो सभी को रसायन के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है COP 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका 2023 में आयोजन UAE संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, जबकि 2022 में मिस्र में हुआ था, 2024 में टर्की में होगा, 2025 में ब्राजील में होगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, जिसको 98वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि रिलायंस को 104 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि जो LIC है इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी, जबकि GIC का स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि USA ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। USA ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब इसको जीता है ईगा स्वियातेक, जो कहाँ की है? पोलैंड की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है।
तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है पलायन को रोकने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें जो पुस्तक के लेखक हैं वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है द लास्ट हीरोज पी साईनाथ सही है, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य ये भी सही है, और नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स जयंत घोषाल यह गलत है, जबकि द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है पुस्तक, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय जनजातीय महोत्सव 2022 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। तो यह है रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में किया जाएगा। चलिए किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है। तो यह साबरमती नदी पर इसका उद्घाटन किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जल विद्युत और एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है। तो यह आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई जो है इसका 10.5 मीटर है, 10.5 मीटर है, जबकि लंबाई जिसकी है 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई इसकी 9.2 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई इसकी 10.5 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। तो यह आपका 2017 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था, जबकि योग को 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में। तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है, जबकि पहला स्थान अब चीन का है। पहला स्थान किस देश का है, चीन का है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तो यह आपका तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है, जो ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई और टीका की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध जो है यह तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है, जो काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसको कर दिया गया INS सिंधु ध्वज को 35 वर्षों की सेवा के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, जबकि INS सिंधु ध्वज को जो नौसेना में शामिल किया गया था वह 1987 में शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1987 में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है। मासिक धर्म स्वतंत्रता प्रबंधन योजना को शामिल करने वाला जो बिहार का जो जिला बन गया है वो आपका पूर्णिया बन गया है। कौन बन गया है, पूर्णिया बन गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में लिली रे का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो लिली रे का संबंध साहित्य से था, जिनका निधन जो फरवरी 2022 में हो गया, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 ईस्वी में मिला था। कब मिला था, 1982 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि जनजातीय गौरव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। ऑप्शन है चुलिया, पुनासा, मिनाल और पैकारा। तो चुलिया है चंबल नदी पर, पुनासा है ये भी चंबल नदी पर, और पैकारा जो यह तमिलनाडु में है ये पैकारा नदी पर ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकारा। यह राजस्थान का जलप्रपात नहीं है, जबकि चुलिया, पुनासा और मिनाल राजस्थान का जलप्रपात है, यानी वाटरफॉल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा
किस हिमालय का भाग है? तो कंचनजंगा जो है ये आपका हिमाद्री का भाग है और हिमाद्री को ही बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और लघु हिमालय में कौन आता है? तो शिमला और कुल्लू मनाली जो है यह लघु हिमालय के श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो जो भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री देशांतर से, पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है, जो इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये बात याद रखना है, कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो यह आपका झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें जो असम की जो सीमा है सबसे ज्यादा भूटान के साथ लगी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यह वेनेजुएला देश में स्थित है और वेनेजुएला देश की राजधानी कहाँ है? कराकस। ठीक है, और वेनेजुएला देश में एंजिल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 779 मीटर है। कितनी है? 979 मीटर, सॉरी 979 मीटर, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न है कि माली की राजधानी है? तो माली की जो राजधानी है वो बमाको है। माली की राजधानी बमाको है और मुद्रा का नाम है फ्रैंक। मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम है फ्रैंक। ठीक है, और लोमे टोगो देश की राजधानी है। ठीक है, टोगो देश की राजधानी लोमे है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है नौहावा सेवा, कांडला, मरमाकोवा, कोलेरू। तो जो कोलेरू या पूर्वी तट पर स्थित है जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और कांडला कहाँ है? गुजरात में। नहावा सेवा मरमाकोवा गोवा में, नहावा सेवा मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो फेरम एफी लोहा का लैटिन नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो जो जल प्रदूषक आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद, हिमनद। तो जो हिमनद होता है वह स्वच्छ जल का स्रोत होता है, जबकि आर्सेनिक, क्रोमियम और गाद होता है जल प्रदूषक की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो बिहार में जो बिहार के पानी में आर्सेनिक का जो सांद्रण है सबसे अधिक है, आर्सेनिक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए? तो SO2 और NO2 इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएंगे। जो अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा नॉर्वे में होती है। कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है, सबसे ज्यादा नॉर्वे में होती है। और 6.5 से कम जो मिट्टी का जिसका आपका pH मान हो जाता है उसको अम्लीय मृदा के श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर, तो टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल का है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल संतरा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया जाता है आपका NaOH का कास्टिक सोडा के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, तो साबुन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, साबुन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन निर्माण के रूप में किया जाता है। NaOH को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है, पूछ देता है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, तो यूरिया तैयार किया जाता है। और यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वह 46% पाया जाता है। ठीक है, और यूरिया को सबसे पहले बोहलर ने बनाया था प्रयोगशाला में। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है?
तो जो नाभिकीय विखंडन जो होती है उसमें अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है, जबकि अवरक्त किरणें नहीं निकलती है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकलती है जबकि अवरक्त किरणें नहीं निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। तो धीमा वृद्धि होने का कारण जो है आपका प्रोटीन, और प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो क्वार्सियोकोरस मरासमस रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट के नाम से प्रोटीन को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो जो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपका तना में होता है, तना में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है। तो यह आपका कोशिका से लिया जाता है, सेल से लिया जाता है। ठीक है, सेल से लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त वाहिका में रक्त का थक्का बनने का कारण क्या है। तो रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का जो कारण है वो आपका हिपैरिन है। तो शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं बनता है वो कारण क्या है, हिपैरिन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो विटामिन जो सी है वह शरीर में संचयित नहीं हो सकता है। विटामिन बी और जो सी होते हैं जल में घुलनशील हो जाता है, और विटामिन ए, डी, ई, के जो होता है वसा में घुलनशील होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर जो बी है, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं कि तंतुपास्थी जो संधि है कहाँ पाई जाती है। तो जो तंतुपास्थी जो संधि है वह आपका कपाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कपाल में पाई जाती है। और कपाल में जो मनुष्य के कपाल में कुल अस्थियों की संख्या जो होती है कपाल में वह 8 होती है। ठीक है, और खोपड़ी में जो होता है वह आपका 28 होते हैं। ठीक है, और एक हेराट नंबर जो खोपड़ी को टनले है वो आपका हेराट नंबर 29 को होता है, उसमें एक और बढ़ा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है। तो ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार प्रणाली, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, और एंडोक्राइन सिस्टम। तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं वह मानव शरीर के समन्वय की क्रिया प्रणाली है। चलिए अगला प्रश्न है कि सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो सेक्रेटिन जो हार्मोन है वह आपका ग्रहणी के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चलिए छोटी आंत यानी ग्रहणी छोटी आंत के ऊपरी भाग के दीवार से स्रावित होता है सेक्रेटिन। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार और द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो बल है, विस्थापन है, आयतन है, वेग है। तो आयतन जो है आपका अदिश राशि है, जबकि बल, विस्थापन और वेग सदिश राशि है। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वह सदिश राशि होता है। दिशा और परिमाण दोनों होता है वह सदिश राशि होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि का तरत्व यानी पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो आपका ध्वनि की आवृत्ति से इसका निर्धारण होता है। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है, अल्कोहल में 1213 और लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार लगाया जाता है। तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज तार जो होता है वह गर्म या जीवित तार होता है। ठीक है, और विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है वह श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, और जो फ्यूज होता है, फ्यूज का तार टीन और शीशा का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होता है। जो टीन होता है 63% इसमें होता है और शीशा 37% होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, जिसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, भी सही है। और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाता है, सही है। और प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, यह बात गलत है। ठीक है, रेटिना पर नहीं बनता है, जबकि इसके आगे जाकर बन जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर प्रभाव जो पड़ता है आपका बढ़ जाता है, इसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। नौसादर और नमक के मिश्रण को उद्रपादन विधि के द्वारा पृथक यानी अलग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। संपीड़नों का जो निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब जो होता है ना उच्च होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो निम्नलिखित में से किस समिति का जो संबंध है मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है, तो यह है वाईबी रेड्डी समिति। वाईबी रेड्डी समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से, जिसका स्थापना 1998 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब शुरू की गई। तो यह आपका 2013-14 में इसका स्थापना किया गया था, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न से कौन सा प्रणाली अपनाई गई है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका आरबीआई के द्वारा इसका निर्गमन होता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाई गई है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, जो इसको 1956 ईस्वी में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया है। ठीक है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली निर्गमन हेतु अपनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न से कौन सा है। तो प्रत्यक्ष कर ऑप्शन है सेवा कर, उत्पाद कर, विक्रय कर, आयकर। तो प्रत्यक्ष कर आयकर इनकम टैक्स जो होता है आयकर के श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की गई थी कहाँ। तो भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कांडला गुजरात में की गई थी। ठीक है, और ईपीजेड यानी निर्यात संवर्धन क्षेत्र, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो सेज जो भारत में 2000 ईस्वी से यह लागू किया गया। ठीक है, जबकि सबसे पहले सेज की अवधारणा किस देश में हुई, तो चीन में लागू हुई थी। चीन देश में सबसे पहले लागू हुई थी सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे सेट प्रैक्टिस को लेकर। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एक शेयर करने में भी कुछ नहीं जाएगा, ऐसे ही आप लोगों को पूरा इसका प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। जब तक बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक सेट चलते रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।